हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि पहले के वीडियोस में मैंने बताया है, मैं ये वीडियो सीरीज़ बना रही हूँ वेरिन मैं स्ट्रोक के बारे में बात कर रही हूँ। ब्रीफली बताना चाहूँगी एक बार फिर कि मेरे फादर को 12 साल पहले स्ट्रोक आया था, जिसमें उन्हें राइट साइड की उन्हें बॉडी फंक्शन और लेफ़्ट साइड के ब्रेन पे अफेक्ट हुआ था। उनकी स्पीच चली गई थी। स्पीच शायद सभी केसेस में मुझे जितने पता चले जाती है, लेकिन अलग अलग टाइम पे आ भी जाती है। किसी को ज़्यादा टाइम लगता है, किसी को कम टाइम लगता है। और स्पीच थेरेपी और फिजियोथेरेपी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और पहले 6 मंथ्स बहुत ही क्रूशियल होते हैं, क्योंकि ब्रेन खुद भी हील हो रहा होता है। और उस पर अगर हम थोड़ी और एक्सरसाइजेज वगैरह अगर जल्दी करते हैं और अच्छे से करते हैं तो इफेक्ट ज़्यादा जल्दी होता है। ये हमें डॉक्टर्स ने बताया और हमने फिर बाद में इंटरनेट और बाकी जगह से कंफर्म भी किया। पहले 2 साल तक हीलिंग होती रहती है और वो 6 मंथ्स के बाद मतलब होती रहती है, पर पहले 6 मंथ्स बहुत ही फास्ट होता है चेंजेस, इट सीम्स, जो हमें समझ में आया था। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि फिजियोथेरेपी और स्पीच थेरेपी जल्दी से जल्दी शुरू हो सके। तो जब मेरे पेरेंट्स उस समय जब स्ट्रोक हुआ फरीदाबाद में थे। मैं मुंबई में सेटल्ड हूँ और मेरी एक बहन है, एक सिस्टर है, वो हांगकांग में सेटल्ड है। जब स्ट्रोक हुआ हम सब वहाँ पहुँचे और वो जो इनिशियल स्टेज थी वो जब क्रॉस हो गई तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में शेयर किया कि हमें रियलाइज़ हुआ, क्योंकि स्पीच नहीं आई है और वो सिर्फ नीनी 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 बोलते हैं और बहुत मुश्किल है समझना कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि कहना वो बहुत कुछ चाह रहे हैं। तो वो सिर्फ यही नहीं कि वो क्या चाह रहे हैं, अगर उन्हें उन्हें पानी चाहिए, कुछ चाहिए, एंड ऑफ कोर्स ही इज प्रॉब्ली ट्राइंग टू गिव हिज ओपिनियन और सजेशंस आल्सो अबाउट एवरीथिंग दैट इज बीइंग डिस्कस्ड अराउंड हिम। हम जो कुछ भी आसपास बात कर रहे थे, हम ये नोटिस कर रहे थे कि वो उसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे, कर रहे थे अपनी तरफ से, लेकिन वो जो वर्ड्स हैं वो नहीं निकल रहे थे मुंह से। और जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया कि इन हिज हेड उन्हें लग रहा था कि वो सब कुछ बोल रहे हैं। तो ये जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी, इसकी वजह से हम लोगों ने अपनी मदर को ये बोला कि या तो आप मुंबई शिफ्ट हो जाओ, या ठीक है हम सब बारी बारी से आते रहेंगे। हम जो चार जन हैं, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी सिस्टर और उनके हस्बैंड, हम आते जाते रहेंगे। आप अकेले इसे नहीं हैंडल करिए, इवन विद द मेल नर्स एंड 24 आवर्स सर्वेंट, मेड सर्वेंट एट होम। उसके बावजूद भी ये पार्ट हैंडल करने के लिए मेरी मदर अकेले नहीं इक्विप थी, क्योंकि उन्हें भी उस समय भी हमारी मदद की ज़रूरत पड़ रही थी। और ये नहीं हम कह सकते कि हम सब बहुत आराम से मदद कर पा रहे थे। हम सब अपना दिमाग लगाना शुरू करते थे कि वो क्या बोल रहे हो सकते हैं, और हम एक एक करके बोलते थे क्या ये है, क्या पंखा चलाना है, क्या पंखा बंद करना है, क्या लाइट चालू करनी, क्योंकि वो पॉइंट भी नहीं कर रहे थे। और वो अपनी तरफ से ऐसा सोच रहे थे कि मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूँ, इन्हें नहीं समझ में आ रहा है। एंड ही हैड अ वेरी पजल्ड एक्सप्रेशन मोस्ट ऑफ द टाइम कि इनको क्यों नहीं समझ में आ रहा है। तो इस सिचुएशन में मेरी मदर टुक द कॉल, एंड ऑफ कोर्स वो उस पॉइंट पे भी हॉस्पिटल में ही हमें ये समझ में आ गया था कि मेरे फादर को समझ सब कुछ आ रहा है। हॉस्पिटल में क्योंकि डॉक्टर्स आते हैं तो वो आपसे पूछते हैं, डॉक्टर्स गुलाटी साहब आप कैसा फील कर रहे हैं, तो पाँव उठाइए, पाँव नीचे करिए। तो वो सारी इंस्ट्रक्शंस को बहुत आराम से फॉलो कर रहे थे और बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे थे। जो डॉक्टर्स बहुत खुश थे कि इनकी बहुत जल्दी इज डेली इज अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग व्हाट्स गोइंग ऑन। तो वो समझ सब कुछ रहे थे, पर वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। तो ये बात हमें भी समझ में आ रही थी। तो मेरी मदर जो थी वो उन्होंने भी मेरे फादर को अपनी पूरी तरह से एक बार नहीं बार बार समझाया कि हमें ऐसा लगता है कि हमें बॉम्बे मुंबई शिफ्ट हो जाना चाहिए बच्चों के पास, और शायद ये शिफ्ट परमानेंट हो, मोस्ट प्रॉब्ली परमानेंट होगा। तो आर यू ओके विद इट? तो मेरे फादर ने उसको एवरी टाइम जितनी बार भी उनसे कंफर्म करने की कोशिश की, ही
सेड येस। वो ये भी समझ पा रहे थे कि उन्हें ये इस सिचुएशन में उनकी वाइफ अकेले नहीं कर पाएंगी इवन इफ विद ऑल द हेल्प। ओके, तो वो इस तरह से हमें रियलाइज हो रहा था कि नॉट फॉर इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ऑल्सो, कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस ऑल्सो, उन्हें हमें रिपीट भी करना पड़े तो वो करें, लेकिन वो समझ पा रहे हैं और वो उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अगर हम उस कोशिश करें समझने की, डिफिकल्ट हो रहा है लेकिन हो रहा है। तो अल्टीमेटली ये डिसीजन हुआ कि वो मुंबई शिफ्ट होंगे। हमारी ही बिल्डिंग में एक फ्लैट खाली था और वो वहाँ पे इमीडिएटली हम लोग शिफ्ट किए उन्हें। और आई वोंट गेट इनटू द डिटेल्स क्योंकि उसका इस चीज़ से जो मैं बोलना है, जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, उससे कोई खास लिंक नहीं है, पर सब सेटल हुए। इस चीज़ को थोड़ा टाइम लगा, बहुत ज़्यादा टाइम हम नहीं लगा सकते थे क्योंकि हमें भी पता था कि हमें जल्दी से जल्दी फिजियोथेरेपी और स्पीच थेरेपी शुरू करनी है मुंबई में, और यहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना शुरू करना है। कोइंसिडेंटली जैसा कि मैंने पहले वीडियो में शेयर किया कि मेरे ब्रदर इन लॉ के फादर को भी स्ट्रोक हुआ था कुछ ही साल पहले, तो उनको जो न्यूरोलॉजिस्ट देख रहे थे वो हमारे घर के पास एक हॉस्पिटल में ही विजिट करते थे, पेशेंट्स देखते थे। तो वो हम इमीडिएटली उनके पास गए और वो शुरू हो गया। न्यूरोलॉजिस्ट ने इमीडिएटली मेरे फादर को एज अ पेशेंट ले लिया और वो जो भी एनालिसिस डायग्नोज करते हैं, सब चेक करते हैं, अगेन से रिस्पॉन्सेज एंड फुल चेकअप फ्रॉम हिज साइड वो उन्होंने शुरू कर दिया। तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि फिजियोथेरेपी और स्पीच थेरेपी के लिए मुंबई में एक बहुत अच्छे हॉस्पिटल में एक पूरा नया डिपार्टमेंट खुला है। पहले भी था पर अब वो बहुत बड़े पैमाने पे हुआ है और हम सब डॉक्टर्स उसे रिकमेंड कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट के साथ है। तो आपको वहाँ पे बेस्ट सपोर्ट मिलेगा, बेस्ट गाइडेंस मिलेगी, तो आप वहाँ जाइए। तो हमने विदाउट वेस्टिंग टाइम जैसे, और मेरे फादर को भी ये बात उन्होंने भी समझाई, हमने भी समझाई कि हाँ यहाँ पे सेटल होने को टाइम जा रहा है लेकिन हमारे को जल्दी से जल्दी ये तो शुरू करना है। और वो कुछ एक्सरसाइजेज जो सब बताएंगे वो घर पे करनी है। तो जो हमने उनसे डिस्कस किया तो उन्होंने जितना वो हमें समझा पा रहे थे, क्योंकि अगेन से कि वो सिर्फ नीनी नीनी ही बोल रहे थे लेकिन उनके फेशियल एक्सप्रेशन और हाँ बताना या अग्रीमेंट वो अपनी तरफ से एक्सप्रेस कर पा रहे थे मेजर इश्यूज के बारे में, क्योंकि उनको दिमाग में सब समझ में आ रहा था। तो वो उन्हें ये पता चला कि मेरे को जल्दी से जल्दी ये शुरू करना है। पहले 6 महीने बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ये उन्हें ज़रूर समझ में आया था। तो हमने उन्हें बोला कि हमारे घर से दूर है वो हॉस्पिटल, तो ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ ड्राइवर कार सब कुछ होगा और मैं उन्हें असिस्ट करूँगी और मैं डायरी भी लेके जाऊँगी और मैं समझूंगी कि मुझे घर में मेरे फादर को क्या एक्सरसाइजेस करानी है और फीडबैक भी देना है कि घर में उन्होंने कितना किया और हम कहाँ पहुँचे और फिर आगे बढ़ पाएँ। तो हम इस प्लान से गए थे कि हाँ अब ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगा। तो जब हम वहाँ हॉस्पिटल जाने लगे तो कुछ ऐसी बातें हुई जो डिडंट वर्क फॉर अस। तो मैं वो इसे यहाँ शेयर कर रही हूँ, इसलिए नहीं कि मैं कुछ किसी को या उस हॉस्पिटल को क्रिटिसाइज करना चाहती हूँ, मैं उस हॉस्पिटल का नाम नहीं ले रही हूँ, पर मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि हमने थोड़ा लेट करा डिसीजन लेने को, और तो कोई और ये लेट ना करे, ठीक है। और अगर और भी किसी के साथ ये हो रहा है, ऐसा एक्सपीरियंस होता है, तो वो उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। हाँ हमको टाइम लगा, हमने शायद वो एक और गलती की जो मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहली बात ये कि मेरे फादर ने ये ज़रूर एक्सप्रेस किया कि वो रोज़ नहीं करेंगे हॉस्पिटल का सेशन, क्योंकि वो टायर्ड हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो वो ऑल्टरनेट डे के लिए ही रेडी हुए और वहाँ पे भी वो कंफर्टेबली ऑल्टरनेट डे के लिए ही दे रहे थे एक्सक्यूज मी। तो वो फिर 45 मिनट्स की स्पीच थेरेपी और 45 मिनट्स की फिजियोथेरेपी बैक टू बैक होगी और आप आए और 1.5 आवर्स वहाँ पे लगेगा और ऑल्टरनेट डे। तो वो बुकिंग हम पहले से करा के, ऑब्वियसली पहले से करा के रखते थे।
तो क्या होता है कि सेशंस इतने कट टू कट नहीं फिनिश होते। फिजियोथेरेपी एक बहुत बड़ा सा रूम था, वहाँ पे फिजियोथेरेपी के सारी एक्सरसाइजेज या एक्टिविटीज़ की चीज़ें थी। वहाँ पे मोर देन 6-7 फिजियोथेरेपिस्ट भी थे और अलग अलग पेशेंट्स के साथ होते थे। बट स्पीच थेरेपी एक केबिन में होती थी, वहाँ पे एक ही स्पीच थेरेपिस्ट होता था, 1 एट अ टाइम वो अटेंशन देते थे। तो सेशन स्पीच थेरेपी में एटलीस्ट एकदम कट टू कट नहीं होते हैं, एटलीस्ट वहाँ नहीं हो रहे थे। 10 या 15 मिनट हो ही जाता है कि वो एकदम से ख़त्म नहीं होता है, दैट्स अंडरस्टैंडेबल। और ये हमारे साथ भी हो सकता था, हुआ नहीं कभी, बट क्योंकि हमारा ज़्यादा करके लास्ट होता था, उसके बाद वो फ्री हो जाती थी, ऐसा हमको बाद में धीरे धीरे समझ में आया। तो हमारे बाद कोई सेशन नहीं होता था और एग्जैक्ट टाइम पे ही खत्म करती थी, लेकिन हाँ हमारे साथ ये हो रहा था एंड वी वर ओके विद इट। ओनली प्रॉब्लम वॉज कि स्पीच थेरेपिस्ट के केबिन के बाहर बैठने की जगह नहीं थी। वो मेरे लिए तो नहीं पर मेरे फादर के लिए इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि वो नीचे से ऊपर वो व्हील चेयर नहीं ले रहे थे, वो हॉस्पिटल में ही बाथरूम खुद जा रहे थे, घर पे भी जा रहे थे। वो एक तरह से हमें भी लगता था एक्सरसाइज ही है तो अच्छी बात है, तो वो हॉस्पिटल भी स्लो, वो राइट साइड उनकी अफेक्टेड थी, वो धीरे धीरे चलते थे पर वो चल के जा रहे थे लिफ्ट तक, फिर लिफ्ट से उस फ्लोर तक, फिर फ्लोर में केबिन तक। तो वो जब इतना एफर्ट लेके चल के जाते थे तो उस फ्लोर पे तो बैठने की जगह होती थी, पर उस फ्लोर के बाद वो अलग अलग सेक्शन थे। तो जब स्पीच थेरेपी का टाइम हो जाता था और मैं बोलती थी कि चलिए अभी हमारा नेक्स्ट वी आर देयर, तो हम जब जाते थे तो वहाँ पे कोई शेयर नहीं होती थी और वो सरप्राइजिंगली नहीं होती थी। तो मैं कहीं कहीं से उठा के लेके आती थी कि उन्हें बैठने मिले, एटलीस्ट वो बैठें जितनी देर में सेशन पहला जो फिनिश हो रहा है। तो ये अगेन एंड अगेन हो रहा था, हर सेशन में हो रहा था। और मैं इस बारे में जब स्पीच थेरेपी से ही बात कर रही थी तो वो मुझे ये बोल रही थी कि नेक्स्ट टाइम आई विल गेट इट डन। नहीं हुआ, नहीं होता था। एक टाइम बाद आई स्टॉप टेलिंग, क्योंकि मुझे ये नहीं लगता था कि मुझे मेरे फादर को भी ये दिखाना है कि मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मैं ढूंढ के लाऊंगी चेयर। हर बार अलग जगह पे मुझे सिंगल वाली चेयर ढूंढनी होती थी, तो मैं हर बार अलग जगह से लेके आती थी कि वो बैठ पाए वहाँ पे 10 मिनट 15 मिनट जितनी देर। वो मुझे बहुत अजीब लगा। मुझे वहीं से ये लगा कि हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर है, रिकमेंड भी बहुत अच्छे से हुआ है, लेकिन ये ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है, या तो ये डिपार्टमेंट अभी पूरी तरह से ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है, जो भी। तो उसके बाद जो स्पीच थेरेपिस्ट थी उनका फोकस भी नहीं दिख रहा था। एक बात ये थी कि वहाँ पे ऑब्वियसली स्ट्रोक के पेशेंट्स एडमिटेड भी थे, तो वो उनके ऊपर ज़्यादा फोकस थी हमेशा से। देयर वॉज अ डिफरेंस, देयर वॉज अ मार्क्ड डिफरेंस, क्योंकि वो जब सेशन उन्हें सी ऑफ करती थी तो हमें दिखता था कि वो उनके साथ कितना टाइम बिता रही हैं और वो किस तरह से उनके साथ इंटरेक्ट कर रही हैं, पर वो हमारे साथ हमें नहीं दिख रहा था, इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रहा था, उतना फोकस भी नहीं दिख रहा था। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जो एकदम फ्रेश स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं, जिनको उसी समय स्ट्रोक हुआ होता है, शायद वो ज़्यादा कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में अगर होते थे तो वो उनको लगता था कि दे नीड मोर फोकस। पर मेरे फादर, उनको सेशन से लगता था कि ये समझ सब कुछ रहे हैं, तो वो उतनी ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना उन्हें लग रहा होगा। मैं यहाँ क्रिटिसाइज नहीं करना चाहती, इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि आई एम नॉट श्योर वाई दिस वॉज हैपनिंग, बट दिस वॉज हैपनिंग। तो सेकेंडली वो एक्सरसाइजेज जो वो करा रही थी, वो एक्सरसाइज मैंने इंटरनेट पे भी देखी थी कि वो ऐसे एक्सरसाइजेज कराएंगी, वो साइन के साथ, पिक्चर के साथ साइन पॉइंट करने के लिए डिफरेंट उनके पास स्मॉल कार्ड्स थे और भी थे, कार्ड्स थे, प्लेइंग कार्ड्स थे। वो बोलती थी ये पॉइंट करिए अंकल, 7 ऑफ स्पेड्स पॉइंट करिए। तो मुझे ये समझ था कि ये क्यों किया जा रहा है, तो हमने घर में भी ये शुरू कर दिया था। मैंने खुद वो क्यू कार्ड्स अपने आप बनाए और बाद में मेरी सिस्टर ने हांगकांग से प्रॉपर वाले भी भेजे जो प्रोफेशनली यूज़ होते हैं, तो हमने वो किए, घर पे भी कर रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो हर बार वही करा रही थी और वो आगे नहीं बढ़ रही थी कहानी। तो जब मैं उन्हें ये कह रही थी कि वो एक बार भी, और मेरे फादर इतने अच्छे से इस बात को समझ गए थे कि मुझे यहाँ पे एनालाइज किया जा रहा है, कि वो बहुत आराम से अच्छे से आंसर देते थे
और पॉइंट करते थे, और एक बार भी सिंगल टाइम भी वो मिस्टेक नहीं कर रहे थे। मैं उनके साथ बैठी थी, तो मुझे ये लग रहा था कि अब इन एक्सरसाइजेस से हम क्या पता लगा रहे हैं, वो समझ रहे हैं, पर स्पीच पे काम नहीं हो रहा है, पॉइंटिंग ही हो रहा है। और उसके बाद वो अगली बार कराऊंगी बोल के वो हमें भेज देते थे। फिजियोथेरेपी में भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। मुझे ये लग रहा था कि वो इतने सारे पेशेंट्स देख रहे हैं पूरे दिन में कि वो और एक के बाद एक, आई डोंट थिंक दे इवन हैव 5 मिनट्स गैप इन बिटवीन कि वो लिख भी ले कि हमने इस पेशेंट, ये जो पर्टिकुलर पेशेंट मुझे असाइन हुआ है, वो मैंने उन्हें क्या कराया है और वो किस स्टेज पे हैं और अगली बार मुझे क्या कराना है। आइडियली तो ये होना चाहिए, चाहे वो 2 लाइन में ही हो। मैं ये नहीं बोल रही कि बहुत ज़्यादा डिटेल, पर एटलीस्ट उन्हें खुद भी तो पता हो। वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो मेरे पास लिखा होता था, नो प्रॉब्लम, मैं बताती भी थी। लेकिन मैंने वहाँ बहुत से ऐसे पेशेंट देखे जो अकेले भी आए थे, एजिड थे, एक पार्किंसन के भी थे पेशेंट, जो ड्राइवर उन्हें छोड़ देता था, वो खुद ऊपर आते थे, कोई नहीं था उनके साथ। तो वो उनको तो हर बार ये सेम ही, अंकल आप ये करो, और उसके उसे उन्हें छोड़ देते थे। तो मुझे बहुत ये हैरानगी होती थी कि इतने बड़े हॉस्पिटल में इस तरह से ये हो रहा था। तो ये दिस इज व्हाट वाज गोइंग ऑन। तो मैंने उन स्पीच थेरेपिस्ट से जब बहुत आराम से पोलाइटली उन्हें ये बोला कि मैम हम आगे और आगे बढ़ें, हमें भी आप कुछ नया बताइए, तो वो बोलती थी कि ठीक है मैं अगली बार कुछ नया लाऊंगी। पर द थिंग वाज, जो मुझे समझ में आ रहा था कि वो उनको ध्यान नहीं है, वो अगर वो एक्टिविटी पड़ी है तो उनको अच्छा ये हम पहले कर चुके हैं, अच्छा ठीक है मैं ये ट्राई करती हूँ। और वो सिर्फ इसी चीज में फोकस थी कि इन्हें समझ कितना आ रहा है, जो कि समझ बहुत कुछ आ रहा था, पर स्पीच पे आगे नहीं हो रहा था कुछ भी। फिजियोथेरेपी में तो फिर भी जब मैं उन्हें बताती थी कि हाँ पिछली बार हाथ यहाँ तक उठा था और हम यहाँ तक चल के आए हैं, तो वो उसके बाद अच्छा अभी हम कुछ नया करते हैं। दूसरी प्रॉब्लम जो वहाँ थी कि बार बार चेंज हो रहे थे सब। फिजियोथेरेपी में स्पेशली पहले जो जिनके साथ शुरू हुआ, वो विद इन 1 मंथ उन्होंने बोला कि मेरी शादी ऑलरेडी फिक्स है तो मैं जाऊंगी, लेकिन मेरे बाद कोई आएंगी वो बहुत अच्छे से कराएंगी, ठीक है। तो उसके बाद जो सेकंड आई, वो 1-1.5 महीने बाद उन्होंने भी बोला कि मैं अभी अब्रॉड जा रही हूँ, मेरा वो प्रोसीजर चालू था, दैट हैज़ बीन डन, नाउ द थर्ड वन विल बी असाइंड। और ऐसा नहीं था कि वो किसी और को असाइन हो रहा, हमें दिख रहा था कि अब वो वहाँ नहीं है, तो अभी फिर नया है कोई। तो ये 5 मंथ्स के अंदर ही 3-4 बार फिजियोथेरेपिस्ट चेंज हुए। स्पीच थेरेपिस्ट एक ही थी, इन्हीं की एज ग्रुप की थी, लेकिन उनका अलग इशू चल रहा था कि वो भी, मुझे यही लग रहा था कि वो एक ही दिन में इतने सारे पेशेंट्स देख रही हैं कि वो किसी एक भी पूरी तरह से फोकस नहीं है। तो वो आगे जो जिस तरह से वो बात आगे बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ रही थी। यहाँ जो हमें न्यूरोलॉजिस्ट थे जिन्होंने हमें ये सजेस्ट किया था, हमने पहले पेशेंटली तो वेट किया कि जब वो बोल रही है कि मैं आगे बढ़ूंगी, एंड वी डिडंट वांट टू इरिटेट हर आल्सो कि हम ये दिखाएं कि हमें ज़्यादा पता है, ये नहीं होना चाहिए ना। वो क्वालिफाइड है, उन्हें पता है, तो हमें लगता था मे बी दिस इज द वे टू गो, दिस इज द वे इट शुड बी प्रोबेबली। तो हमसे जिन्होंने स्ट्रोक के डिस्कशन भी किए, उन्होंने बहुत डिटेल में ये नहीं बताया कि अच्छा फिर ये ऐसे होगा, फिर ये होगा, इतना ज़्यादा नहीं पता था। तो वी वेटेड ऑल्सो, एंड देन न्यूरोलॉजिस्ट के अपॉइंटमेंट फ्रीक्वेंट थे, मतलब वो बोल रहे थे मंथ में एक बार ज़रूर अभी देखना है, बाद में धीरे धीरे कम होगा। तो हम उन्हें जब बता रहे थे तो पहली बार की इतना हुआ, बोले ठीक जा रहा है, ओके हाँ वो ये सब कराएंगी। तो 3 मंथ्स के एंड में जाके फिर मैंने उन्हें बोला कि सर बात आगे बढ़ नहीं रही है, वो सब एक्सरसाइज में हम घर में भी कर रहे हैं। हाँ, और मेरे घर में जो मैंने पहले वीडियो में बोला, मेरे फादर 45 मिनट्स नहीं दे रहे थे, मतलब 1.5 आवर्स वो नहीं दे रहे थे घर में। तो वो एक अलग इशू चल रहा था कि वो 10-15 मिनट उनको जितना ठीक लगता था बोलते थे, बस लाइक नाउ गो, नाउ आई वांट टू वॉच टीवी, मतलब बोल नहीं रहे थे बट उनका फोकस चले जाता था। तो जो अच्छा सेशन होना था या वो सीरियसली करने को रेडी थे, वो वहीं थे।
तो पर वहाँ आगे बात नहीं हो रही थी, बढ़ रही थी। तो इसके बाद हमने जब उन्हें उनसे शेयर किया तो उन्होंने कहा कि आप घर बुला सकते हैं ताकि इंडिविजुअल फोकस मिले। हाँ, और मेरे पास कोई नंबर नहीं है, लेकिन आप इंटरनेट चेक कर सकते हैं, तो घर पे भी आते हैं। तो आप घर पे कराएं फिजियोथेरेपी और स्पीच थेरेपी। इससे वो शायद डेली भी करने को रेडी हो जाए, क्योंकि फिर उन्होंने थकावट, पूरा रेडी होना और फिर जाना, वो भी नहीं होता है। घर में ही है तो वो शायद रेडी हो जाए एवरीडे सेशन के लिए भी। अगेन यू विल हैव टू हैव हिज कंसेंट, क्योंकि उन्होंने करना है तो वो रेडी होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं सिर्फ ये बोलना चाह रही हूँ कि आज लुकिंग बैक हमको लगता है कि शायद हमको और जल्दी डिसीजन लेना चाहिए था, हमें रुकना नहीं चाहिए था उतने महीने भी, और हमें जल्दी ही ये चीज़ स्विच कर देनी चाहिए थी। तो अभी अगर कोई इस चीज़ से जा रहा है, गुजर रहा है, तो जल्दी स्विच कर लें। अगर आपको लग रहा है कि पूरा अटेंशन नहीं मिल रहा है, अगर आपको लग रहा है कि वो डिस्ट्रैक्टेड हैं, अगर आपको लग रहा है कि वो एक्सरसाइजेज आगे नहीं बढ़ रही हैं, वही रिपीटिशन हो रही है और टाइम निकल रहा है, तो आप प्लीज़ पर्सनल सेशन बुक नए इंडिविजुअल स्पीच थेरेपिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट को ढूंढें और उनके साथ शुरू करें, क्योंकि बाद में हमें वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, तो उसने बहुत ज़्यादा हेल्प की, जो मैं अगले वीडियो में इसके बारे में बात करूँ। सो नेक्स्ट वीडियो है कि घर पे जो सेशन हुए, हाउ दे हेल्प। ओके, सो इफ यू आर लाइकिंग दिस, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझे मालूम है कि बहुत ज़्यादा व्यूज़ मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जिन्हें जो इस चीज़ से गुजर रहे हैं वो ही इस चीज़ को देखेंगे, तो मैं ये जानती हूँ। पर मैं चाहती हूँ कि जो इस चीज़ से गुजर रहे हैं और अगर उन्हें अच्छा लग रहा है ये शेयरिंग और उन्हें लग रहा है ये यूज़फुल है, तो वो ज़रूर शेयर करें, ताकि ये यूट्यूब के सजेशन में आ जाए, एंड इट should be able to help someone else also, if it's possible. Thank you so much for giving me your time and attention. Thank you.